हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आपका पेपर कैसा रहा? दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ने 13 नवंबर का जो हिंदी साहित्य का पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ। देखिए, वैसे तो पेपर हमें नहीं दिया जाता, आप सभी जानते ही हो कि पेपर जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट हमारे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किए हैं कि मैम इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उनका सटीक विश्लेषण लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे मिला कि कुछ दलित आत्मकथाएं थी, उनको क्रम से लगाना था। पहली दी हुई थी अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दैया, और एक और थी, कौन सी थी वो मुझे नहीं मिल पाई। पर ये बिल्कुल सत्य है कि अपने अपने पिंजरे 1995 की है तो ये पहले स्थान पर आ जाएगी। जूठन जो है ये 1997 की, ये दूसरे स्थान पर। और मुर्दैया 2010 की है, ये तीसरे स्थान पर आ जाएगी। और एक और दी गई थी, कौन सी दी गई थी? मणिकर्णिका दी गई थी, या वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य जो है उनको मैच करना था आपको कि लोक नाट्य को सही मिलान कीजिए। तो सांग दिया हुआ था, सांग सभी जानते हो कहाँ का है? हरियाणा का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। माच मध्य प्रदेश का है। और ये क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले ही करवाया गया था। यह क्वेश्चन पीछे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर था उसके अंतर्गत ये आया हुआ था। 2 दिन पहले ही आपको चैनल पर सभी पेपर जो हैं वो करवाए गए थे। तो यदि आपने पेपर को ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आपका ठीक होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, गोदान के होरी का संबंध था। गोदान का जो होरी पात्र है उसका संबंध पूछ रखा था और 4 ऑप्शन दिए जा रहे थे, जिनमें से केवल एक ही आंसर जो है वो याद है, बेलारी गांव। होरी जो था ये कहाँ से था? बेलारी गांव से था। अगला क्वेश्चन है, तलाक पर आधारित उपन्यास। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, डिस्कशन किया है, मुझे बताया है स्टूडेंट्स ने कि मैम तलाक पर आधारित उपन्यास कौन सा है, ये दिया गया था। तो बाकी सभी 4 विकल्प दिए गए थे और उसमें से एक विकल्प था आपका बंटी। तो आप सभी जानते हो कि तलाक पर आधारित कौन सा है? आपका बंटी। जिसने भी पेड क्लासेज ली हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी 80 से अबव जो क्वेश्चन थे वो आपके करवाए हुए में से ही आ रहे थे। मुझे सभी स्टूडेंट्स ने भेजा, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। सभी इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैम हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर है ना उसमें हमारे 80+ होंगे ही होंगे। और ये सत्य भी है कि 80+ क्वेश्चन कन्फर्म सही थे। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ 80 जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सही निकले। और यह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि वास्तव में हम लोगों ने जितनी तैयारी की वो तैयारी हमारी रंग लाई, वो मेहनत हमारी रंग लाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पत्रिकाओं का मिलान करने के लिए दिया गया था। 2 ही पत्रिकाएं ध्यान है। एक ही पत्रिका दी गई थी आदम कादम्बिनी और दूसरी दी गई थी समालोचना। अगर इसमें से एक भी आपको याद थी तो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जा रहा था। नीचे कूट दिया गया था। एक तरफ सूची 1 में आपको पत्रिकाएं दी गई थी, सूची 2 में उसके प्रकाशित जो प्रकाशित करने वाले दिए गए थे। तो इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन बनाया गया था। तो 2 मेरे साथ ही साझा किया है 2 का कि एक थी आदम कादम्बिनी, किसकी हो जाएगी? प्रेमघन की। एक समालोचना किसकी हो जाएगी? चंद्रधर शर्मा गुलहरी की। इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन भी बन रहा था। अगला क्वेश्चन है, कुछ बोलियां और कुछ उपबोलियां दी गई थी। दोस्तों यहाँ उपबोलियों में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ये स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे, कल पेपर देकर आए थे, उनका भी दोष नहीं है, उनका माइंड भी थोड़ा सा थक गया था, फिर भी उन्होंने क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किए। तो उसमें दिया गया था बिहारी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, और एक तरफ दिया था मगही, बघेली और मालवी, और एक और ऑप्शन कोई दिया गया होगा। सही मिलान करने के लिए दिया गया था। दोस्तों ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पेड क्लास में करवाया है। बिहारी की मगधी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की बघेली हो जाएगी और राजस्थानी की मालवी हो जाएगी। इसके आधार पर आपको सही कूट का चयन कर आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है, 1936 में रचित रचनाएं हैं।
1936 में रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संदेह बन रहा था। राम की शक्ति पूजा, सभी को ध्यान था राम की शक्ति पूजा कब की है? 1936 की। एक इसमें कामायनी दिया गया था जो 1935 की है, लेकिन दो और कूट जो दिए जा रहे थे वो रचनाएं आपकी बहुत आगे की रचनाएं जा रही थी, इसलिए इसके दो और विकल्प मुझे नहीं मिल पाए कि मैं ये कंफर्म बता सकूं आपको कि कौन सा आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा तो होगा ही होगा 1936 का। इसके साथ दूसरा विकल्प जो है वो ध्यान नहीं था स्टूडेंट्स के कि कौन सा विकल्प इसके साथ चुनना था। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की चारों आत्मकथाएं आपको बहुत अच्छे से कोड के साथ करवाई हुई थी कि ये बच्चे होते हैं ना, तो इनकी रचनाओं के साथ हमने कोड मिलाया था कि ये बहुत अधिक क्या करते हैं, मधुबाला के चक्कर में मधुशाला जाते हैं, वहाँ जाकर जो है मधु कलश उठाते हैं और इस तरह से वो मधु पी लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, सारा कोड बनाया हुआ। और अंत में इनकी जो आत्मकथा है उनका भी बनवाया था। जब ये बहुत अधिक मधु पी लेते हैं तो कहते हैं अब क्या भूलूं और क्या याद करूं ना, इनको कुछ याद नहीं आ रहा होता है, तो कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, मैं अपने नीड का निर्माण कैसे करूं, मैं तो बसेरे से बहुत दूर आ चुका हूं, जैसे 10 द्वार से सोपान तक। तो इस कोड के साथ आपको ये याद करवा रखी थी, डेट भी याद नहीं थी, तब भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आपका बन रहा था। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक में कितने आदमियों का वर्णन किया गया है? दोस्तों ये आपके साथ बहुत, जैसे ही मैंने आपको नई कविता का प्रैक्टिस सेट दिया या नई कविता का टेस्ट पेपर दिया, उसके अंतर हूबहू क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि संसद से सड़क तक कितने आदमियों का वर्णन, संसद से सड़क तक रचना में कितने आदमियों का वर्णन किया गया है? तो 3 आदमियों का वर्णन किया गया है। एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, एक रोटी जो है वो ना तो बेलता है और ना ही खाता है। तो इन 3 आदमियों का यहाँ वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन था मिलान कीजिए, मिलान करने के लिए दिया हुआ था और 2 विकल्प जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे साथ साझे किए कि जमीन पक रही है और आत्मकथा के विरुद्ध। जमीन पक रही है ये किसकी रचना थी? केदारनाथ सिंह की रचना थी। और आत्महत्या के विरुद्ध कौन? रघुवीर सहाय की रचना थी। बिल्कुल आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए थी ये रचनाएं, बहुत अच्छे से आसान लॉजिक के साथ आपको करवा रखा था। अगला क्वेश्चन था, अगर ये अब की बार क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स बता रहे थे मैम इतना आसान था कि जो क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिए गए थे, कूट वाले क्वेश्चन दिए गए थे, उनमें से अगर एक ऑप्शन भी आपका मिल रहा है, अगर एक भी रचना आपको बहुत अच्छे से याद है तो पूरा कोड आपका मैच कर रहा था। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 पे जाके आप अंत में आंसर निकालो, एक से ही आंसर निकल रहा था आपका। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपको करवाई हुई हैं, तो आशा रखती हूँ ये सभी की ही सही होंगी। अगला क्वेश्चन है किसका उच्चारण स्थान दंत है? दोस्तों दंत उच्चारण स्थान किसका है? तो आप सभी को पता है कि उच्चारण स्थान की वीडियो अपने चैनल पे भी देखी होंगी, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिकी के साथ मैं आपको ये करवाती हूँ। कुछ भी किसी प्रकार का रटाफिकेशन आपको नहीं करना, किसी प्रकार का उच्चारण करके आपको नहीं देखना, बस एक ट्रिक से सारे उच्चारण स्थान निकल जाते हैं। तो देखिए दंत पूछा तो दंत किसका हो जाएगा? तय वर्ग का। तय वर्ग का कोई भी वर्ण उसके अंतर्गत आ रहा होगा तो किसका होगा? उसका उच्चारण स्थान दंत ही होगा। प्लस इसके साथ लय और से आ जाते हैं, ये भी दोनों आपके क्या होते हैं? दंतीय ही होते हैं। तो ऑप्शन में जहाँ तक मुझे पता चला कि द और ध दिया हुआ था, तो द और ध भी किसके हैं? आपके दंत ही इनका उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्रम से रखने के लिए दिया गया था यथार्थवाद, विखंडनवाद, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। ये वाद दिए गए थे, थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन यह बिल्कुल सही है कि उत्तर आधुनिकतावाद सबसे अंत में आएगा और यह केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया था, उत्तर आधुनिकतावाद सबसे अंत में। उसी के आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके लिए कहा? तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल, मैं ये कहूँ कि नींद में भी अगर कोई पूछे ना तब भी आप लोग आराम से बता दोगे कि यह किसने किसके लिए कहे थे और कौन सी रचना के लिए कहे गए।
तो यह विद्यापति के लिए कहे किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। ये पंक्ति इतनी बार आपको करवाई गई थी, इसको वैसे लिखवा के भी आपको करवाया गया याद, टेस्ट के दौरान देकर भी इसको करवाया गया। तो दोस्तों ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, ये जो पंक्तियां हैं ये लहरों के राजहंस से ली गई हैं और जो सुंदरी थी उस सुंदरी का ये कथन था। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो 4 रचनाएं दी गई थी, जिसमें से 2 को छांटना था, 2 के आधार पर आपको कूट का चयन करना था। तो हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी दोनों रचनाएं दी गई थी। ये दोनों रचनाएं किसकी थी? माखनलाल चतुर्वेदी की थी। उसके बाद है, राम भक्त कवि नहीं है। इनमें से कौन सा राम भक्त कवि नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे थे, जो ऑप्शन तो ध्यान नहीं आए, लेकिन हाँ इसका उत्तर था स्वामी हरिदास, जो कैसे थे? कृष्ण भक्त कवि थे। अगला क्वेश्चन है, लाला मदन मोहन किस उपन्यास के पात्र हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना आसान पूछा गया कि लाला मदन मोहन शायद जिसने भी मेरी पेड क्लासेज ली हैं और जिसने नहीं भी ली उसको भी ये बहुत अच्छे से याद होगा। किसका है ये? परीक्षा गुरु का है। अगला है, पात्रों को मिलान करने के लिए दिया गया था। दोस्तों एक तरफ पात्र और एक तरफ उपन्यास दिए जा रहे थे। उन उपन्यासों में से अगर मुराद अली आपको याद था कि मुराद अली किसका है? तमस का, और ये तो आप सबको याद होना ही चाहिए। तो इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन भी बन गया था। अगला क्वेश्चन था, रामविलास शर्मा की रचनाएं हमें देखनी थी कि 4 आलोचनाएं दी गई थी और 4 आलोचनात्मक रचनाओं में से रामविलास शर्मा की रचनाएं निकालनी थी, जिसमें 2 रचनाएं दी गई थी, एक प्रेमचंद और उनका युग और दूसरी थी परंपरा का मूल्यांकन। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा की हैं। बाकी जो और 2 दी गई थी वो इनकी नहीं थी। आगे दिया कि क्रम से लगाने के लिए दिया था और कवि दिए हुए थे बिहारी, मतीराम, देव और एक और ऑप्शन में था, कौन सा था वो नहीं मिल पाया मुझे। तो बिहारी, मतीराम, देव ये 3 हैं। तो सबसे पहले बिहारी यदि आपको याद था तो वो एक ही ऑप्शन में था और वही आपका आंसर बन रहा था। दोस्तों अगर डेट भी याद नहीं है, वैसे मैंने सबको सारी डेट याद करवा रखी हैं, जितने भी कवि हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी मृत्यु आपको याद करवाई हुई है। फिर भी दोनों तरह से क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, डेट भी याद करवाती हूँ। जिसको डेट याद नहीं होती है उनके लिए मैं कूट से भी करवाती हूँ, कोड बनाकर भी करवाती हूँ। तो इनको हमने कोड बनाया हुआ था कि कवच पहनकर भूमगध में बैठे पद्माकर। तो सबसे पहले केशव आ जाता, फिर वैसे कै बै च, तो वैसे बिहारी आ गया, च से चिंतामणि आ गया। इस प्रकार से कूट बनाया हुआ था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बिहारी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिलान करना था। कुछ रचनाएं दी जा रही थी जो आपकी ये कहें कि निबंधात्मक रचनाएं हैं, तो वो दी जा रही थी और चौथी मुझे नहीं मिल पाई, 3 ही मिल पाई। एक थी वाद विवाद संवाद, ये किसकी थी? नामवर सिंह की। एक था आचरण की सभ्यता, किसकी थी? अध्यापक पूर्ण सिंह की। एक था आस्था और सौंदर्य, ये किसकी थी? रामविलास शर्मा की। एक भी यदि आपको याद थी तो आपका आंसर बिल्कुल सही बन रहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किसने दिया? तो दोस्तों ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किसने दिया था? जॉर्ज गिरियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों को मिलान करना था और यदि एक पात्र भी आपको याद था कि दुलाई वाली का पात्र दिया हुआ था नवल किशोर। सारी ही कहानियां मैंने आपको डिटेल से करवाई हैं, सबका सारांश हमने डिस्कशन किया, उनकी कथा जो थी उनको हमने एक दूसरे के साथ साझा किया। तो ये क्वेश्चन तो गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। एक याद था नवल किशोर किसका है? दुलाई वाली, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे की रचनाओं को क्रम से लगाना था और रचनाएं 3 तो यहाँ मेरे साथ साझा की गई, लेकिन 1-2 रचनाएं और भी होंगी, कोई बात नहीं। अगर सारी भी रचनाएं दे देता तब भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। डेट याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सभी आपको मैंने आसान ट्रिक के साथ याद करवा रखे हैं।
इत्तेलम थी, कितनी नावों में कितनी बार थे, महावृक्ष के नीचे थी, बांक छाया थी, शायद चौथी, ऐसा ही ऑप्शन था। तो ये सभी मैंने आपको कूटी से करवा रखे हैं, पूरा कोड आपको याद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था। आगे का कोड हमने बनवाया था कि अज्ञानता के कारण भग्न दूत हो जाता है और इसको चिंता होती है इतनी, इतनी से क्या था, इत्तेलम, इसको चिंता होती है इतनी कि ये हरी हरी दूब, हरी हरी जो घास होती है उस पर कुछ क्षण के लिए बैठ जाना चाहता है। फिर एक बावरा अहेरी आता है जो इंद्रधनुष को रौंदे हुए होता है ना। वो कहता है कि अरे वो करुणा प्रभा में पूर्व की ओर तो देख, कितने सुनहले शैवाल हैं। तब आगे कहते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार, मतलब कितनी नावों को कितनी बार देखूं मैं, क्योंकि मैं इसे जानता हूं। और यह कहकर वह महावृक्ष के नीचे बैठ जाता है, महावृक्ष की बांक छाया में बैठ जाता है और सन्नाटा बुनने लग जाता है। तो ये सभी कोड से मैंने आपको करवाए हुए थे, तो चाहे सारी भी रचनाएं दे दे तब भी हमारा गलत नहीं होना था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 के संबंध में सही कौन सा है वो चुनना था। 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे और 4 ऑप्शन में से केवल 2 ही ऑप्शन सही थे। अनुच्छेद 343 ये संघ की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि देवनागरी होगी, और दूसरा दिया गया था कि भारतीय अंकों का रूप कैसा होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही थे 343 के लिए। दोस्तों किसी ने अगर प्रारंभिक क्लासें, जैसे हमने पेड क्लास शुरू की तो प्रारंभ में जो लोग जुड़ गए थे उनको मैंने सारे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के सारे अनुच्छेद डिटेल से करवाए थे, और साथ साथ जो भी शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद थे सारे अनुच्छेद आपको करवाए गए थे। और ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आपको दिया गया था, जब भारत की संवैधानिक स्थिति, भाषा की संवैधानिक स्थिति से संबंधित प्लेलिस्ट में आज भी जाकर देख सकते हैं, जो टेस्ट पड़ा हुआ है उसमें हूबहू ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा नहीं है। दोस्तों एक बार नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया, सिंधी, पंजाबी, मैथिली, अंग्रेजी, और बार बार मैंने विकल्प भी चेंज नहीं किए, सेम विकल्प उठकर यूं के यूं आ रहे हैं। ये पीछे परीक्षाओं में भी आ चुका क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया था, NVS में भी पूछा गया था और आज नेट में भी सेम पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ शब्द है। दोस्तों रूढ़ शब्द पूछा गया था, 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है ये निकालना था। मतलब क्वेश्चन ये दिया था कि निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ नहीं है, कौन योग रूढ़ नहीं है। तो जो 4 एग्जाम्पल थे वो तो योग रूढ़ के थे, और एक जो था वो किसका था, रूढ़ का था। कौन, पीला, पीला जो शब्द था वो रूढ़ है यहाँ, क्योंकि पीला का सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और रूढ़ शब्द वही होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े किए जाते हैं और जो अन्य अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे पंकज शब्द है तो ये पंक प्लस जय से बना है, पंक का अर्थ कीचड़ और जय का अर्थ उत्पन्न होना होता है, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न होते हैं वो कौन, कमल का पर्यायवाची है, ये कमल के लिए प्रयोग किया गया था। बाकी 2 ऑप्शन थे वो भी आपके योग रूढ़ ही थे, तो रूढ़ केवल एक था इसमें, पीला, क्योंकि पीला के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया कि सही क्रम आपको लगाना था, और विकल्प में दिया गया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ब्रिज और अपभ्रंश भाषा। दोस्तों बहुत बार आपको ये करवाया भी गया और टेस्ट लिया गया था, जो आपका भाषा का उद्भव और विकास, जो पेड क्लासेस थी उसमें तो ये लगभग भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित मैंने 300 क्वेश्चन आपको करवाए थे। और अभी अभी जो प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो जैसे प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर ब्रज, और सबसे लास्ट में क्या होनी चाहिए थी, अपभ्रंश होनी चाहिए थी, जिससे हिंदी का उदय हुआ था। तो ये सभी जो हैं आराम से आपको आंसर दे रहे थे, आराम से बन जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों फारसी भाषा, ये क्वेश्चन ठीक से डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक से मुझे नहीं पता चल पाया कि क्या पूछा गया था, लेकिन हाँ फिर भी जो औरत शब्द है वो कैसा है, फारसी भाषा का शब्द है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन दोस्तों शेयर किए मेरे साथ, और
इन 30 क्वेश्चनों में से आशा रखती हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही निकले होंगे। अधिकतर क्या, 30 के 30 तो सही ही होने चाहिए थे। और भी क्वेश्चन मैं नहीं पता कर पाई क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन पेपर था और स्टूडेंट्स के पेपर देकर जब निकलते हैं तो उनके माइंड पे इतना प्रेशर बना हुआ होता है कि वो मैं नहीं चाहती कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए। तो ये क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे और आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये भी कहना चाहूँगी, यदि कोई 2021 से नेट की तैयारी करना चाहता है, आशा रखती हूँ सभी का, जिसने अच्छी सी तैयारी की है सभी का हो ही जाएगा। मेरे स्टूडेंट का तो सभी का हो जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। लेकिन अदर भी अगर कोई देख रहा है, हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। यहाँ गारंटी से नेट पेपर करवाया जाता है। गारंटी ये नहीं कि आपसे 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं और फिर करवाया जा रहा है। गारंटी ये कि मेहनत मैं करवाती हूँ और आपसे भी करने के लिए आपको भी मजबूर करती हूँ। मेहनत हमेशा रंग लाती है दोस्तों, की हुई मेहनत कभी विफल नहीं जाती है। इसके लिए अवश्य जुड़िए हमारे चैनल से। मेरा चैनल है टीचर्स गोल और यहाँ मैं हिंदी विषय की तैयारी आपको करवाती हूँ। चाहे आरपीएससी का पेपर हो, चाहे एचपीएससी का पेपर हो, चाहे नेट का पेपर हो, चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। एक बार यदि आप हमारे से जुड़ते हैं, हमारे क्लासेज से जुड़ते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट पर आपकी इतनी पकड़ हो जाती है कि आप कोई भी पेपर फाइट कर सकते हो। बहुत गहराइयाँ, जहाँ गहराइयों में जाने की बात होती है हम गहराइयों में जाते हैं, और जहाँ ट्रिक से याद करने की बात होती है हम ट्रिक से भी याद करते हैं। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी रिजल्ट आता है तो पुनः आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ हमारी स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेकर, उन्हीं की जुबानी को लेकर। और बहुत ही खुशी जो है वो वास्तव में आज दीपावली के दिन ये वीडियो बनाई जा रही है। और दोस्तों हमारी जो दीपावली होगी वो रिजल्ट के दिन होगी। उस दिन जो दीपावली हम मनाते हैं, शायद उस खुशी का ठिकाना शायद ही आप अनुभव कर पा रहे होंगे। और मेरे हमेशा ही ये कहें, 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़कर सबका नेट होता है और उस खुशी का मुझे इंतज़ार है। धन्यवाद।